हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इस चैप्टर में हम समुद्रगुप्त के बारे में, उसके साथ साथ हर्षवर्धन के बारे में और उनकी जो वंशावलियां हैं, उनकी जो प्रशस्ति है, उनके बारे में, उनके साथ साथ हम वहाँ के जो आम जन हैं उनकी जो स्थिति थी उस समय की, उसके बारे में, और इनकी जो सेना होती थी और सेना का प्रशासन कैसे होता था, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, जो जो इम्पोर्टेंट्स लाइन होगी मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगी आपको, उनको आप हाईलाइट कर सकते हो या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि गुप्त वंश का एक महान प्रतापी शासक था। जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था और इनकी माता का नाम था कुमार देवी। और जो समुद्रगुप्त थे उनकी एक प्रशस्ति है जो इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर मिली है। उससे हमें समुद्रगुप्त के जो विजय हैं उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर विजय हासिल की थी। कि यह प्रशस्ति है वो हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो गुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। और प्रशस्ति किसे बोलते हैं? जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था और आज भी है, और इसका महत्व दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। हरिशेन के द्वारा जो राजाओं उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है। जो हरिशेन है वो लिखते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र था जिनको उन्होंने आर्यावर्त कहा था, और यह 9 शासकों का था। और आर्यावर्त किन्हें कहा गया था? जो जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और हराने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उनको आर्यावर्त कहा गया था। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा मैप है, उसमें देखना है हमें कि आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद हम दक्षिणापथ के आते हैं। 12 जो शासक थे, दक्षिणापथ में थे 12 शासक। इन 12 शासकों का क्या किया था इनके साथ कि समुद्रगुप्त ने इनको जीत लिया था लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। यहाँ पे ये जो ऊपर डायग्राम है, इसमें जो समुद्रगुप्त है उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो बैंगनी रंग से दिखाया गया है, इसमें असम व तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेके आते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण शक वंश के थे, जिसे इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया था। अब यहाँ पे है ये मैप, इसमें आप ध्यान से देखोगे कि जो ये ग्रीन है, इनको ये क्या कहा गया था? इनको ये है आर्यावर्त। ये थे जो बाहरी राज्य थे वो, और ये थे आंतरिक राज्य। तो जो आर्यावर्त थे
उनको जीता था समुद्रगुप्त ने और अपने शासन में मिला लिया था। और जो दक्षिण के जो राजा थे उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया था वापस शासन करने के लिए, जो यहाँ पे दक्षिण में आते हैं उनको। और जो ये थे जो आंतरिक राज्य थे ये अंडर में थे, क्योंकि जो इनमें जो सभी नियम थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही जारी किए जाते थे और इनको उनकी आज्ञा का पालन करना ही होता था। जो आंतरिक राज्य वाले लोग थे उनको। अब है कि वंशावलियाँ क्या होती है। वंश तो उसको बोलते हैं जैसे कि किसी का वंश चल गया हम बोलते हैं, तो उसमें वंश में कौन कौन होते हैं, तो दादा होता है, उसके बाद उसका बेटा होता है, उसके बाद उसका बेटा होता है, तो ये एक वंश हो गया पूरा। प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। तो समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया था। अब यहाँ पे दिया हुआ विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त ने की थी। 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। विक्रमादित्य, क्योंकि इसको चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनके विजय प्रतीक के रूप में इस संवत का निर्माण करवाया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के बाद में आया था हर्षवर्धन। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के काल में जो वेनसांग आया था जिन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया था। इसके अलावा इनके एक भट्ट कवि थे बाण भट्ट जिन्होंने हर्षचित की रचना की थी और उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे जिन्होंने नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक रचनाएं कुछ की थी। हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। हर्ष अपने पिता का बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे थानेसर में राजा की उपाधि दी गई थी क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो कन्नौज में उसका बहनोई था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी बंगाल के शासकों के द्वारा। तो फिर जो हर्ष है उसने वहाँ पे कन्नौज पे आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से वो कन्नौज को उसने विजित कर लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। तो चालुक्य नरेश हैं पुलकेशिन द्वितीय, वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल था इनको आगे दक्षिणी भारत में रोकने के लिए। और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश के थे और इनका शासनकाल 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो रवि कीर्ति है उनके द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई थी, उनसे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो चालुक्यों की राजधानी थी वो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था क्योंकि वो एक क्या होते थे, समृद्ध शहर होते थे। और जो चालुक्यों का जो राज्य है कहाँ तक था, तो चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। दक्षिणी भारत में
चालुक्यों के अलावा पल्लव शासक भी हुए थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। चालुक्यों की क्या थी? ऐहोल। तो उनका पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका जो राज्य का विस्तार था के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, इसलिए उन कवि का कहना था कि इस हार के बाद हर्ष नहीं रहा था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने पहले तो हर्षवर्धन को, उसके बाद में पल्लवों को पराजित किया था, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट का जो नरेश था दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब हम इन राज्यों का कैसे प्रशासन चलता था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं ने भी भूमि का कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा था। शासन की प्राथमिक इकाई, अब भी प्रशासन की प्राथमिक इकाई है वो गांव है। गांव के बाद में ब्लॉक स्तर है। ब्लॉक स्तर के बाद में जिला पंचायतें होती हैं। तो इसी प्रकार उस समय भी सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर ये जो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पुट हुआ है। इसके पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी। इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि महादंड नायक का मतलब क्या है। तो महादंड नायक कौन होता है? मुख्य न्याय अधिकारी होता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री अर्थात एक संधि विग्रहक के रूप में काम करता था, जो युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री होता था। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इसमें आप ये याद रखोगे कि किसका क्या मतलब है। जैसे कि महादंड नायक का मतलब मुख्य न्यायाधिकारी है, कुमारामात्य का मतलब संधि विग्रहक है, नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? बैंकर होता है या शहर का व्यापारी होता है, सार्थवाह का मतलब क्या होता है? व्यापारियों के काफिले का नेता। इसके अलावा प्रथम कुलिक क्या होता है? मुख्य शिल्पकार होता है, और जो कायस्थ होते हैं वो लिपिकों के प्रधान को कहा जाता है। इस तरह की नीतियां काफी हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक नए प्रकार की सेना का निर्माण हो गया। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे से कुछ भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। सामंत क्या होते थे? ये उनके पूरे प्रकार की जो सेना का अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई थी। ये क्या करते थे? जब भी राजा को हथियारों की या फिर युद्ध से संबंधित रणनीतियों की, अन्य प्रकार की जब राजा को जरूरत होती थी तो वो क्या करते थे? राजा की जो मदद करते थे। अब है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जिसे क्या कहा जाता था?
सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम की सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम होता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी। जो मैंने ये लिए लगाए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उस जमाने में आम लोगों का जो जनजीवन वो कैसा था। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किसकी रचना है, तो वो है कालिदास की रचना है। और जो महत्वपूर्ण पद था वो या तो राजा को माना जाता था, राजा के बाद में पुरोहित है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो इस प्रकार उस समय में जो संस्कृत थे वो सिर्फ राजा और पुरोहित ही बोलते थे। उसके अलावा जो आम जन की भाषा थी वो प्राकृत ही मानी जाती थी। तीर्थयात्री फाशियन मतलब फायान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में आए थे, उन्होंने क्या कहा है का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी की एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छूने और किसी भी प्रकार के संपर्क से वो बचते थे। बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। वह अन्यत्र मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों से भारत और यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना था। उनके बाद सभी को समान माना गया था। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियां और पुरुषों के लिए सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज का पाकिस्तान था, उसको जीत लिया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ जो अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सही या गलत बताओ। हरिसेन ने गौतमी श्री पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। यह गलत कथन है, क्योंकि जो हरिसेन था उसने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का चित्रण किया था। उसके बाद है, आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। यह भी गलत है, क्योंकि जो आर्यवर्त थे वो क्या उसको समुद्रगुप्त ने हराया था और हराने के बाद जो आर्यवर्त को अपने राज्य में मिला लिया था। अब है, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। यह बिल्कुल सही है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। यह भी सही है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी।
यह गलत है, क्योंकि जो पल्लवों की राजधानी थी वो कांचीपुरम थी और ऐहोल है वो चालुक्यों की राजधानी होती थी। दक्षिणी भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही थी। यह बिल्कुल सही है। तिथियां दी हुई हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन के शासन कब आया था? 1400 साल पहले। फ्रेंड्स, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पुट करूंगी, आप उसका मेरे को आंसर बताओगे। क्वेश्चन है कि जो ह्वेन-सांग है उसके द्वारा कौन सी पुस्तक का निर्माण किया गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।